नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बाद में कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे 4 पर 1000 इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके सामने ये दो स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सबसे पहले 4 पर 1000 इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये हमारी कंट्री के अंदर सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर कार्बन सीक्वेंट्रेशन होता है, उसे इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव हमारी कंट्री में लाया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है ये जो इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में FAO बोल सकते हो, उसका ये इनिशिएटिव है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट 4 पर 1000 इनिशिएटिव से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इनका इस 4 पर 1000 इनिशिएटिव से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि ये दोनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे थे, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 4 पर 1000 इनिशिएटिव जो है ये हमारी कंट्री के अंदर जो सोइल होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को और कार्बन सिक्वेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट किया गया है, ये इनिशिएटिव लाया गया है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बोला गया कि इसे इनिशिएटिव को लाने वाले एजेंसी के बारे में बात की जा रही थी। स्टेटमेंट में आपसे बोला गया FAO के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है, जो कि ये गलत है। इस इनिशिएटिव को लाने का काम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान के थ्रू इसे लाया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं COP 2020 के अकॉर्डिंग इसे अलाउ किया गया, इस इनिशिएटिव को लाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे सोइल स्टोर मोर कार्बन एक मेथड है जिसके थ्रू कार्बन और सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे इंक्रीज किया जाता है। तो उस मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा करेक्ट मेथड है जिसके थ्रू हम सोइल के अंदर एक हेल्प करते हैं सोइल को, जिससे वो कार्बन मटेरियल को अपने अंदर ज्यादा स्टोर करके रख सकता है। तो आपके पास ये कुछ मेथड आपको दे रखे हैं, इस मेथड में से आपको करेक्ट मेथड चूज करना है कि करेक्ट मेथड कौन सा है जिससे हम सोइल के अंदर कार्बन या फिर ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि नेवर लिविंग सोइल बेयर, खाली अगर हम सोइल को ना छोड़ें, ये बोल सकते हो आप। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि इंटरक्रॉपिंग एंड ग्रोइंग मोर क्रॉप, तो अगर हम ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं और इंटरलॉक करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो हम इससे सोइल के अंदर जो एक तरह से कार्बन मटेरियल है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे ज्यादा देर तक हम रोक सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, यानी कि बहुत ज्यादा आप पशु वगैरह को चराते हैं इसके ऊपर, तो भी इससे क्या होता है सोइल की जो कैपेसिटी है या फिर उसके अंदर जो मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे आप ज्यादा देर तक रख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी की बात करें जिसमें आपसे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यानी कि जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करना और कंपोस्ट बनाने को बोला जा रहा है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये चारों जो मेथड आपको दे रखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, जिससे हम अपने सोइल को ठीक कर सकते हैं। ये चारों मेथड बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें, इसमें आपको ये थर्ड मेथड को छोड़ करके बाकी जो तीनों मेथड है ये करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से, यानी करेक्ट मेथड आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन डी था वो बिल्कुल करेक्ट था, यानी कि थर्ड को छोड़ करके, यानी कि जो आप ये कह सकते हो जिसमें क्वेश्चन में बोला गया कि आप जो मवेशी वगैरह होते हैं उनको अगर ज्यादा नहीं लेके आओ, यानी कि उनको एक्सटेंसिव ग्रेजिंग अगर ना करवाओ, तो हमारे जो सोइल होता है वो बिल्कुल बढ़िया रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उससे क्या होता है जो उसमें ऑर्गेनिक मटीरियल है उसे हम ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ और मेथड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें कभी भी से सोइल को छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ हमें लगाते रहना चाहिए जिससे हम इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोड्यूस करते हैं हम क्रॉप वगैरह, हमें इंटेंसिव यानी कि अलग अलग तरीके से हमें इसमें डालते रहना चाहिए। बाकी वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, और भी प्लांट वगैरह मिक्स करके यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जब भी सोइल वगैरह को यूज करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो फर्टिलाइजर वगैरह जो भी यूज करते हैं उसकी क्वालिटी को भी हमें इनहेंस करनी चाहिए। इस चीज से हम सोइल के अंदर जो इसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और इसके अंदर जो कार्बन मटीरियल है या फिर ऑर्गेनिक मटीरियल है उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मेथड जो आपको दे रखे थे ये बिल्कुल करेक्ट है।
इस क्वेश्चन में आपसे न्यूमोकोनिसोसिस जो एक सब न्यूज में रहता है, इस टर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये हाई लेवल ऑफ फैट है हमारे ब्लड के अंदर, उसे आप बोल सकते हैं न्यूमोकोनिसेसिस। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ब्लैक लंग डिसीज, यानी कि हमारे डिसीज के अंदर जो ब्लैक स्पॉट वगैरह पड़ जाता है उसे आप उस तरह से जो डिसीज होती है उसका नाम ये है। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल जब हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको ये बीमारी के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये ट्यूबरकुलोसिस की एक बीमारी है, इसकी का एक नाम है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है, यानी कि इस टर्म को डिफाइन करेक्टली कौन कर रहा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें जो बी ऑप्शन है आपके पास है, यानी कि जो हमारा जो लंग होता है, लंग में अगर ब्लैक स्पॉट पड़ जाए, जैसे ये कुछ पोर्शन अगर ये ब्लैक हो जाए हमारे इस पोर्शन के अंदर, तो आप ये कह सकते हो ये डिसीज हमें हो सकती है, जिसका नाम है न्यूमोकोनिसोसिस डिसीज हमें हो सकती है। बेसिकली ये जो डिसीज होती है उन लोगों को होती है जो कि कोयल वगैरह जो होता है उसके डस्ट या फिर ऐसे खान वगैरह में, माइंस वगैरह में जो काम करते हैं, उनको ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जब वो ब्रीदिंग लेते हैं तो उनके बॉडी के अंदर, उनके फेफड़े में, आप कह सकते हो लंग्स में वो ज्यादा जाता है और जिससे ये बीमारी फैल जाती है। ठीक है, जो या फिर ऐसे भी कह सकते हो जो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको भी चांस होते हैं ये बीमारी, इस तरह की बीमारी होने के। बेसिकली ये जो बीमारी होती है जो कोयल डस्ट की वजह से ये बीमारी हमें हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है कि स्पेशल ड्राइंग राइट को ध्यान में रखते हुए कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आपसे ये स्पेशल ड्राइंग राइट की डेफिनेशन की तरह बता दिया गया एक तरह से कि स्पेशल ड्राइंग राइट जो होता है एक इंटरेस्ट बेरिंग इंटरनेशनल रिजर्व है जो कि IMF के द्वारा क्रिएट किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये IMF के द्वारा सेट नहीं की जाती है, बल्कि ये डायरेक्टली डिसाइड होती है, डिटरमाइंड होती है डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है मार्केट के अंदर, उसके थ्रू ये डिसाइड होती है स्पेशल ड्राइंग राइट का जो भी रेट होगा। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट कैन बी हेल्ड यूज्ड बाय द मेंबर कंट्री, प्राइवेट एंटिटी और इंडिविजुअल, यानी कि इसको जो अगर यूज करने की बात करें, जो भी IMF के जो मेंबर हैं वो यूज कर सकते हैं, प्राइवेट एंटिटीज होते हैं वो यूज कर सकते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल इसे यूज कर सकता है स्पेशल ड्राइंग राइट को। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट गलत बताए जा रहे हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये वाला, सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि करेक्ट आंसर का मतलब है आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना था। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बताया गया कि स्पेशल ड्राइंग राइट होता क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट एक टर्म है जिसके थ्रू जो भी मेंबर कंट्री होती है IMF की, उनके पास एक पावर होती है जिससे वो करेंसी वगैरह को विड्रॉ कर सकते हैं, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसे जो सेट किया गया था IMF के द्वारा ही सेट किया गया था, यानी स्टैब्लिश किया गया था 1969 के अंदर। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि ये जो पावर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट जो हमारे पास है, इसके बारे में बोला गया इसमें जो रेट वगैरह होता है ये डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू ये डिसाइड होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके अगर डिसाइड की बात करें, ये पर डे के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी इसका सिस्टम होता है, उसके हिसाब से ये रेट जो एक तरह कहते हो डेली बेसिस पे IMF के द्वारा डिसाइड होती है। यानी कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से IMF इसे डिसाइड करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि इसका जो यूज करता है, इस पावर को जो यूज करने वाले जो होते हैं, जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, आपसे ये बोला गया मेंबर कंट्री, उसके बाद जो प्राइवेट एंटिटी हैं वो, और उसके बाद इंडिविजुअल, ये तीनों जो होते हैं वो इस स्पेशल ड्राइंग राइट को यूज करते हैं, जो कि ये भी गलत है। इसमें सिर्फ जो इसके जो मेंबर कंट्री होते हैं सिर्फ वही इस पावर को यूज कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट एंटिटी का कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल का भी कोई मतलब इसमें नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे गलत होने की वजह से हमारा आंसर सी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गलत स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला गया था।
इस क्वेश्चन में आपसे ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि ये जीसीएफ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको दे रखा है, ये आपको पता करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जीसीएफ यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर बात करें, इसे एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन का जो एक फ्रेमवर्क हुआ था जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके द्वारा इसे सेट किया गया था, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं यूएनएफसीसीसी के थ्रू इसे सेट किया गया था। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। सेकंड आपसे बताया जा रहा है कि ये जो फंड होता है इसके बारे में बोला जा रहा है कि फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है इसे आप ग्रांट के रूप में ही यूज कर सकते हैं सिर्फ, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जीसीएफ जो है इसे आप सिर्फ, और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसे सिर्फ ग्रांट के रूप में दिया जाता है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जीसीएफ को जो एस्टेब्लिश किया गया था डायरेक्टली रिसीव कर सके, इसके बीच में कोई मीडियोकर काम ना कर सके। यानी कि जीसीएफ एक तरह का फैसिलिटी है जिसके अंदर फंड वगैरह या फिर कोई लोन वगैरह आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं, अमाउंट पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और डायरेक्टली जिसको भी बेनिफिट पहुंचाना होता है इसे डायरेक्टली दिया जाता है। इसके बीच में कोई भी बीच में एंटिटी या कोई भी एजेंसी नहीं काम करती है, डायरेक्टली ही दी जाती है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जीसीएफ की बात करें, जीसीएफ एक तरह का क्लाइमेट के में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए एक फंड क्रिएट किया गया है और इस फंड का यूज जो किया जाता है ग्लोबल लेवल पर, वो सारी कंट्री जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री है या स्मॉल आइलैंड है या अफ्रीकन कंट्री है या फिर डेवलपिंग नेशन है, उसे एक तरह से ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है, एक फंड प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो अपनी कंट्री के अंदर जो कार्बन का जो इमिशन होता है, यानी कि कार्बन की क्वांटिटी जो बढ़ रही है उसे कम करने के लिए और डेवलपमेंट वर्क हो सके जिससे क्लाइमेट को बेनिफिट हो, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सेटअप किया गया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बीच में जो मीडियोकर का जो काम करता है वो नहीं, बल्कि ये डायरेक्ट ये फंड प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली जिस कंट्री को दिया जाना होता है डायरेक्टली उसको दे दिया जाता है, बीच में कोई मीडियोकर या कोई एजेंसी काम नहीं करती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये जानना है कि भाई आपको कि ये जो फंड है एक तरह से ये ग्रांट के रूप में काम नहीं करता, बल्कि ये जो फंड ग्रांट की जगह आप ये बोल सकते हो एज ए लोन होता है। लोन का मतलब ये हुआ कि इस कंट्री को, ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री बोल लीजिए या स्मॉल आइलैंड की बात कर लीजिए या अफ्रीकन कंट्री, कोई भी अफ्रीकन स्टेट यानी कि अफ्रीकन कंट्री या फिर कोई भी डेवलपमेंट कंट्री को दे दिया जाता है, वो इसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद इस चीज को उन्हें वापस दोबारा रीपे करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दिया गया था जिसमें बोला गया सिर्फ और सिर्फ ग्रांट के रूप में दिया जाता है, नहीं, ग्रांट के रूप में नहीं, इसे लोन के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जिसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन की। तो आज आपको जो मैप में देखना है वो कुछ और कंट्री देखना है। तो आज आपको अंगोला, ये जामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, क्यूक और उसके बाद मदगास्कर, ये कुछ कंट्री हैं जिसे आपको मैप में कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा मालावी और कवर कर लीजिए, यानी कि टोटल आपको 6 कंट्री हैं जिसे मैप में देखना है, जिसमें आपको इन जो जितनी भी कंट्री मैंने आपको बताई सबका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, करेंसी के अलावा आपको यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको बतानी है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो ये जो स्क्रीन पे आपकी वीडियो आ रही है इसे देख करके आप रिवीजन जरूर करिएगा और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं है चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड साइड प्रिपरेशन। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है जहां आपको पीडीएफ और ई कंटेंट काफी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए आज ही। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आती तो कमेंट करके जरूर अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।